नमस्कार। वक्त इंडिया के खास प्रोग्राम मुद्दा जनता का में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं डीलिमिटेशन पर। हमने आपको एकजुट के अध्यक्ष अंकुर शर्मा की बात सुनवाई, बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना की बात सुनाई। आज हम पहुंचे हैं पीडीपी के स्पोक्सपर्सन फिरदौस टॉक साहब के पास और जानेंगे कि आखिरकार पीडीपी डीलिमिटेशन के विरोध में क्यों थी। क्योंकि पिछले 2 टेन्योर में जो सरकार बनाने का मौका मिला, कई बार कोशिशें हुई कि डीलिमिटेशन करवाई जाए। खुद मुफ्ती साहब ने भी कहा कि डीलिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख पाया। बात करेंगे आज हम फिरदौस टॉक साहब से। फिरदौस टॉक साहब, वक्त इंडिया में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों आखिरकार परहेज है पीडीपी का डीलिमिटेशन से? 2 बार सरकार में आप आए, लेकिन दोनों बार डीलिमिटेशन पर 0 देखिए, आप हमसे तो सवाल पूछ रहे हैं कि हमें आपत्ति क्यों है, तो आप देश की पार्लियामेंट से भी सवाल पूछिए कि उनको आपत्ति क्यों है। देश के पार्लियामेंट ने 2026 तक फ्रीज़ किया हुआ है, पूरे देश में डीलिमिटेशन नहीं हो सकती। अगर पूरे देश में एक कानून है, आप एक कानून एक विधान की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 कानून, कि अगर आप दिल्ली में डीलिमिटेशन नहीं कर सकते, आप यूपी में नहीं करेंगे, बिहार में नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज के टाइम पर इतनी जल्दी और उस वक्त जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे इन प्लेस नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिटेन्ड है, उस वक्त अगर आप ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं तो ये बहुत जाहिर है, बहुत साफ बात है कि इसके पीछे इंटेंशंस क्या हैं। मुफ्ती साहब जब खुद चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कई बार कोशिशें की। 2004 से लेकर 2008 की 2004 से लेकर 2008 के बीच में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कोशिश की, कई बार इसका जिक्र भी आया, लेकिन कहाँ पेंच फंस जाता था कि डीलिमिटेशन पर बात आगे नहीं बन पाती थी। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, एक देश का एक कानून, पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया हुआ था कि 2026 तक पूरी कंट्री में जो है वो डीलिमिटेशन फ्रीज़ होगी। यहाँ की स्टेट असेंबली ने उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारा एक अपना सिस्टम, अपना एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, यहाँ की असेंबली ने भी सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे कानून पास किया कि 2026 तक यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो फ्रीज रहेंगी। उसके बाद जो है या एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा और जैसे पूरे देश में होगा वैसा यहाँ पर भी होगा। तो एक कानून अगर आपको चेंज करना है, उसकी भी कानूनी प्रक्रिया है। वहाँ पे 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी सरकारें रहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ डिलिमिटेशन कोई भूत किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन डिलिमिटेशन करने का भी एक अपना प्रोसीजर है। लेकिन जो इस हालात में अभी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार यहाँ पे डिलिमिटेशन कर रही है, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया गया, हमारे साथ लीगल फ्रॉड किया गया, हमें झूठ बोला गया, और अब एक डिलिमिटेशन फ्रॉड के ज़रिए यहाँ की जो लोगों की आवाज़ है उसको दबाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। भाजपा का कहना है कि वो काफ़ी समय से डीलिमिटेशन के फेवर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी देर से उनकी मांग जो है जम्मू कश्मीर में उठाई जा रही थी। हालांकि उनका मानना ये था कि जो एक जम्मू वर्सेस कश्मीर का जो एक पैरामीटर था, क्योंकि कश्मीर में सीटें ज़्यादा थी, वहाँ की चाहे जनसंख्या जो 2001 में सेंसस हुआ, 2011 में सेंसस हुआ, उनका कहना था कि वो फ्रॉड एक वहाँ पर हुआ था, एक फर्ज जो है सेंसस वहाँ करवाया गया था, उसके आधार पर वहाँ की सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई थी। लेकिन वो कह रहे थे कि हम इस तरह का डिलिमिटेशन करेंगे जिससे जम्मू की जो जनता है, जम्मू के जो लोग हैं, उनको बराबर की नुमाइंदगी जो है कश्मीर के बराबर मिल सके। अब जो बातें सामने आ रही कि डीलिमिटेशन आयोग का गठन हो गया है, उसने कामकाज अपना शुरू कर दिया, कोविड-19 के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अब 2011 के ही सेंसस पर जो है डीलिमिटेशन की मांग, जो कार्रवाई है, जो आगे बढ़ने जा रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू की जनता के साथ बीजेपी का ये इंसाफ है क्या? देखिए, मैं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी कि क्या वो जम्मू के नुमाइंदे हैं या नहीं है। पहले तो वो जम्मू करते आ रहे हैं। जम्मू का जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया वो शायद लोगों से छुपी हुई तो बात है नहीं। आज कल तक तो ये बड़ा चिल्ला के डोमिसाइल पे बात कर रहे थे। आज जब डोमिसाइल इशू होना शुरू हो गया तो लोगों को ये बात जाहिर हो गई कि डोमिसाइल का सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है वो जम्मू के लोगों को है। एक मेजॉरिटी ओपिनियन यहाँ पे यही है कि डोमिसाइल का सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू में है। कश्मीर में तो कोई नहीं जाएगा, किश्तवाड़ में, रजौरी, पुंछ में तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन जम्मू में जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे डोमिसाइल लेके यहाँ के स्टेक होल्डर्स बनेंगे और यहाँ के रिसोर्सेज पे अपना हक जमाएंगे। वही बात डिलिमिटेशन की भी है।
बात दरअसल डिलिमिटेशन ये नहीं है कि इन्होंने कोई जनता को रिप्रेजेंट करना है, जम्मू को इंसाफ देना है। लेकिन मैं बहुत क्लियर टर्म्स में आपको ये बात कर रहा हूँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मामले में बहुत क्लियर है कि अगस्त 5 के बाद जितनी भी प्रक्रिया की जा रही है और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया जा रहा है, जितना भी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉड किया जा रहा है, इसका वाहिद और वाहिद एक टारगेट है, वो जो जनसंघ और जो बाद में भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस बन गई, इसका एक ही आयसोर है, हमेशा एक ही चीज़ खटकती आ रही है, वो रियासत जम्मू कश्मीर का एक मुस्लिम करेक्टर, मुस्लिम मेजॉरिटी करेक्टर जो है वो खटकता आ रहा है। वो मुस्लिम मेजॉरिटी करेक्टर को ख़त्म करने के लिए एक और प्रोसीजर अपनाया जा रहा है जिसको डिलिमिटेशन कहते हैं। अब कश्मीर में तो ये कुछ कर नहीं सकते, कश्मीर की आबादी जो है वो है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, जम्मू की आबादी जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से पूछना चाहिए कि जब ये जम्मू की बात करते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, हर बार हर चीज़ चाहे जितनी भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर गई, लेकिन मैं हर बार यही कहता हूँ कि जम्मू को अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है, पहले कांग्रेस अपने आप को जम्मू का नुमाइंदा कहती थी, लेकिन कांग्रेस भी शहीदी चौक से बाहर नहीं जा पाई। उन्होंने भी जम्मू को जब रिप्रेजेंट करने की बात आई, जीवल, त्रिकुटा नगर, शास्त्री नगर, नानक नगर और शहीदी चौक और रेजिडेंसी रोड को रिप्रेजेंट किया। भारतीय जनता पार्टी भी जब जम्मू को रिप्रेजेंट करने की बात कहती है तो ये भी यही करती है। इनके लिए किश्तवाड़, डोडा, भदरवा, रामबन, बानिहाल, रजौरी, पुंछ, कुठवा, बनी, बसोली जम्मू का हिस्सा ही नहीं है। ये तो यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में बैठ के ही जम्मू रीजन चलाना चाहते हैं। ये जम्मू से बाहर निकले, जम्मू शहर से बाहर निकले और जम्मू रीजन के लोगों से कभी बात करें। इनके जो मेंबर पार्लियामेंट्स बने हुए हैं, आप देख लीजिए, हाल ही में किश्तवाड़ में एक्सीडेंट हुआ, 2 हादसा पार्डर में हुए, जहाँ पे 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट इलेक्शन में मिला। लेकिन क्या वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जो इस वक्त मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक बार भी उनके घर में जाके ताज़ियत नहीं कर सकते थे? दिल्ली से एक बयान देते थे। 13 लोग जहाँ भाग हुए 2 एक्सीडेंट में लगातार एक हफ्ते के अंदर। कल परसों जो है डोडा में फिर से एक सड़क हादसा हुआ, 5 लोग मर गए। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में बैठ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बोल रहे हैं। तो झूठ हर बार झूठ बोल के इनको लगता है कि हम झूठ को सच में बदल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आवाम इसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन राज्य में 2 बार जब सेंसस हुए, 2001 और 2011 में, दोनों वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पर थी, एक बार कांग्रेस के साथ थी और एक बार इंडिपेंडेंट उनकी अपनी सरकार थी। जो सेंसस हुआ, एक आरोप लगता है कि एक फर्ज सेंसस कराया गया जिसमें कश्मीर घाटी की जनसंख्या को तोड़ मरोड़ कर ज़्यादा बताया गया, जबकि वहाँ से पलायन भी हो चुका था कश्मीरी पंडितों का और बाकी जो पैरामीटर्स थे वो भी थे। तो आपका क्या मानना है कि क्या 2011 में जो सेंसस हुआ था वो सही हुआ था या फिर कहीं कुछ उसमें गड़बड़ी थी? नहीं, मैं उन लोगों को क्या एक्सप्लेन करूं जो 2011 के सेंसस को सिर्फ इस बात पे चैलेंज कर रहे हैं कि कश्मीर की जनसंख्या ज़्यादा बताई जा रही है। कश्मीर की जनसंख्या उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा बताई गई है। वो चाहे जम्मू के रीजन में हो चाहे कश्मीर में हो, उनको आपत्ति सिर्फ यही है, उनको लगता है कि मुसलमानों का फिगर जो है, माइनॉरिटीज़ का फिगर जो है वो ज़्यादा बताया गया है। तो मैं उन लोगों से इस बात पे बहस क्या करूं जो आज चाइना के साथ जो अभी हालात हैं उसके पे अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था। उन लोगों से मैं ये एक्सपेक्टेशन करूं कि मेरे इस आर्गूमेंट पे कन्विंस हो कि 2011 का सेंसस जो है वो जेन्युइन था या नहीं था। उनके लिए जम्मू कश्मीर का मुसलमान, जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज़ और पूरे देश की माइनॉरिटीज़ वो एक प्रॉब्लम है उनके लिए। जो उनका एजेंडा है, जो उनका मकसद है, उसी मकसद को लेकर कभी वो 2011 की सेंसस की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं कि जम्मू में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, कभी ये कहते हैं कि यहाँ पे मस्जिदें ज़्यादा बन रही हैं, कभी ये कहते हैं कि यहाँ की जगह मुसलमानों ने खा ली है, कभी गुजरों की बात करते हैं, कभी बकरवाल की बात करते हैं। तो उन लोगों के साथ मैं ये आर्गूमेंट करूँ कि आप 2011 का सेंसस जो है चैलेंज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी जितने बड़े बेवकूफ़ वो लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कश्मीर बेस्ड पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या फिर पीडीपी है, जब केंद्र की तरफ से कोई उनका एक डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिलता है कि केंद्र की तरफ से अगर कोई एक कानून बनाया जाता है, अगर उनके फेवर में है तो वो फटाफट उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं लगता है कि उससे उनके कुछ चेंजेस आएंगी या कुछ बदलाव आ सकता है उनकी अपनी राजनीतिक या अपनी छवि पर, तो उस पर कहीं ना कहीं जो है कश्मीर बेस्ड पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं वो अड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप कश्मीर बेस क्यों कह रहे हैं? मैं तो जम्मू से हूं, मैं तो कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो जम्मू। पार्टी आपकी तो जनाधार आपका कश्मीर में है। लेकिन मेरे ओपिनियन तो जम्मू का है।
मेरा जो आइडेंटिटी है वो तो जम्मू से है। मुझे आपत्ति है डिलिमिटेशन से, मुझे कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है क्या आपत्ति है वही? मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 1 साल पहले डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट फाइनलाइज की है। उनके उन्होंने प्राइवेट कंपनीज हायर की थी, उन्होंने अपनी स्टडी की है। उन्होंने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने रामबन, रजौरी, पुंछ, बिलावर, बनी, हर जगह उन्होंने अपनी स्टडी की है और रिपोर्ट फाइनलाइज है। जो ये कमीशन अपॉइंट किया गया है, दिस इज़ जस्ट एन आई वॉश और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आरएसएस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, जो रिपोर्ट उनको हाथ में पकड़ाई जाएगी। और आप देख लीजिएगा, आज के बाद 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी रिपोर्ट सामने आती है, कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर में आप क्या करेंगे? कश्मीर में तो अगर आपकी 45 सीटें हैं, उनको आप 35 तो नहीं कर सकते, 30 तो नहीं कर सकते। आप पॉपुलेशन 2011 के सेंसस को चेंज नहीं कर सकते। आप डिलिमिटेशन करके आप कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिडिफाइन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट टारगेट जो है वो जम्मू रीजन है। भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट टारगेट है वो जम्मू रीजन की माइनॉरिटीज़ है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कैसे, यहाँ के शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की वॉइस को दबाया जाए, वॉइस को ख़त्म किया जाए, वो टारगेट है। यहाँ के मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करके मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको ख़त्म कैसे किया जाए। दिस इज़ द एंटायर गेम प्लान। वादी कश्मीर में, कश्मीर रीजन में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रॉड है। जैसे लोगों को पाकिस्तान 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 कह के बेवकूफ़ पूरे मुल्क को बनाया गया, वैसे ही जम्मू को कश्मीर कश्मीर कह के जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो आप बात करते हैं जम्मू के माइनॉरिटीज़ की, जो देश में माइनॉरिटीज़ में हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, जम्मू कश्मीर में तो वो मेजॉरिटी में है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो जाता है कि यहाँ आकर राज्य में वो माइनॉरिटीज़ जो है आप उनको कहते हैं जहाँ पर आपको अपना फ़ायदा दिखता है या कहीं आपको लगता है कि उनकी आवाज़ दबती है, तो आप उन्हें माइनॉरिटीज़ के नाम से जो है वो पुकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं तो आपका एजेंडा चेंज हो जाता है, आपके अल्फाज चेंज हो जाते हैं। आप कहते हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मुस्लिम होना चाहिए। देखिए, जब आप किसी सिटी की बात करते हैं तो आप एक सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपसे जब मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप तो अपने मोहल्ले का नाम बताते हैं, और मोहल्ले में किस गली में रहते हैं उस गली का नाम बताते हैं, और उस गली में किस हाउस नंबर में वो बताते हैं। क्या आप ये बताते हैं कि मैं इंडिया में रहता हूँ? आप तो ऐसा नहीं बताते। या बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। तो जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब आप नेशनल लेवल पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो नेशनल जो माइनॉरिटीज़ एक्ट है उसमें तो माइनॉरिटीज़ डिफाइंड है। जम्मू कश्मीर का तो माइनॉरिटी एक्ट डिफरेंट नहीं है, वो तो वही है जो दिल्ली के पार्लियामेंट ने पास किया है। तो उसी में जो माइनॉरिटीज़ डिफाइन है वो यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ होंगी, तो वो तो नहीं होगा ना कि आप चेंज करेंगे। जब आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए होल आप डिस्कस करते हैं, तो दिस इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी, जिसको पहले स्टेट कहा जाता था। वो ये फिगर्स तो मैंने नहीं बनाए हैं, तो फिगर्स तो बहुत क्लियर है, वो तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने बनाई है। लेकिन जब इस यूनियन टेरिटरी के रीजन्स की बात करते हैं तो फिगर्स चेंज होंगे। जब रीजन्स में आप डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो फिगर्स चेंज होंगे। आपको इन बातों पे बुरा नहीं मानना चाहिए। ये डेफिनेशंस हैं। आप गाँव की, जब मैं अपने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करूंगा तो मेरे 8 ब्लॉक हैं। फिर मैं 8 ब्लॉक में से अगर एक ब्लॉक की बात करूंगा तो वहाँ का जो टोपोग्राफी, जियोग्राफी, वहाँ का जो कल्चर होगा, तो मैं उस पर बात करूंगा। कि मैं अपने मड़वा एरिया की जब बात करूँ तो मैं ये कहूँ कि वहाँ पर डोगरा कल्चर है क्योंकि वो जम्मू में है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे वहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है, वहाँ पे कश्मीरी कल्चर है, मैं वहाँ तो ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे डोगरी बोली जाती है। तो ये डिफाइंड है। ये आप इन चीज़ों को बुरा नहीं मानिएगा, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, और इसको समझाने की ज़रूरत है। कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टारगेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज़ द माइनॉरिटीज़ ऑफ जम्मू रीजन। और आज आप देख लीजिए, आज आप यहाँ के मुस्लिम जो एडमिनिस्ट्रेशन में आप मुस्लिम ऑफिसर्स की हालत देख लीजिए, वो कहाँ पे पोस्टेड हैं। एक कमिश्नर सेक्रेटरी जो बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा से यहाँ पे एक ऑफिसर आया है। एक कमिश्नर सेक्रेटरीज के पास 7 डिपार्टमेंट्स का चार्ज है। लेकिन यहाँ के जो कोई मुस्लिम ऑफिसर है उसको वहाँ पे चार्ज नहीं दिया सकता। वो भरोसा ख़त्म हो गया।
यहाँ क्या जो दलित कम्युनिटीज़ से जो ऑफिसर्स हैं उनकी आप पोजीशन देख लीजिए, वो कहाँ पे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो देख लीजिए कहाँ पे आपको आप ढूंढ के निकालिए कहाँ पे निकलते हैं। आप कश्मीरी पंडित्स को जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, आप कश्मीरी पंडित्स जो ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम कर रहे थे, आप उनका रिकॉर्ड आप पहले जो जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे बीटीपी कांग्रेस की रही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की रही, चाहे पीडीपी बीजेपी की रही, आप उन ऑफिसर्स का टेन्योर देख लीजिए, उनकी पोजीशन देख लीजिए, उनका काम देख लीजिए। और आज देख लीजिए जब भारतीय जनता पार्टी अकेली दिल्ली से बैठ के यहाँ पे रूल कर लिए, उन ऑफिसर्स का एड्रेस पता कर लीजिए वो कहाँ पे है, आपको नहीं मिलेंगे। मुफ्ती साहब ने जब दूसरे टेन्योर में बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार गठित की, तब उन्होंने मोदी साहब का एक नारा जो है सबका साथ सबका विकास उन्होंने दोहराया था, और लगता है कि वो जो नारा था वो धरातल पर कहीं उतर पाया, क्योंकि जब नुमाइंदगी देने की बात आती है तो कश्मीर बेस्ड जो पार्टियां हैं वो जम्मू को उतनी नुमाइंदगी देने में कहीं ना कहीं कतराती हैं जितनी नुमाइंदगी असेंबली में जो है कश्मीर घाटी को मिलती है। ये आप देखिए, ये आप फिर वही बात कर रहे हैं कि अगर किश्तवाड़ से कोई मिनिस्टर बनता है तो उसको कश्मीर के खाते में डाला जाता है, अगर रजौरी से कोई मिनिस्टर बनता है तो उसको कश्मीर के खाते में डाला जाता है। मैं असेंबली सीट्स की बात कर रहा हूं। अगर कुठवा से कोई डाला जाता है, मैं कह रहा हूँ आप जम्मू को 50 सीटें दे दीजिए, आप जम्मू को 90 सीटें दे दीजिए, मैं तो खुश हो जाऊँगा, मेरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें बन जाएंगी। लेकिन आप पहले ये तो डिफाइन करिए जम्मू कौन सा जम्मू है। जम्मू त्रिकुटा नगर जहाँ पे बीजेपी का हेडक्वार्टर है वो जम्मू है कि जम्मू लखनपुर से लेकर किश्तवाड़ के बॉर्डर इलाके तक है, यहाँ बसोली से लेकर पुंछ तक है। जम्मू कौन सा जम्मू को आप बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली? जब कांग्रेस और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, आपके 7 मिनिस्टर जम्मू और कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट से थे, 7 मिनिस्टर। तो मजबूरी बन गई थी ना सर, क्योंकि अलायंस था तो मजबूरी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट 96 में थी, उस वक्त कोई मजबूरी नहीं थी। जब कांग्रेस और पीडीपी की 2002 में सरकार बनी, आपके जम्मू रीजन से 11 मिनिस्टर्स थे और 11 में से 8 मिनिस्टर जम्मू सिटी के थे। तो आप रिप्रेजेंटेशन की बात कहाँ कर रहे हैं? जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, 9 मिनिस्टर यहाँ के जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से थे। जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी, उस वक्त तो आधे से ज़्यादा मिनिस्टर्स जो है इसी हमारे सुपर में थे। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि आपने चिनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी, आप 2 मिनिस्टर चिनाब वैली से ले लीजिए। आपने 1 मिनिस्टर चिनाब वैली से, वो भी MOS लिया। क्यों? आपको 7 सीटें तो चिनाब वैली में थी, उसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। आपने तो ये नहीं कहा कि कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट से भी 4 मिनिस्टर्स होने चाहिए। वो उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू की रिप्रेजेंटेशन याद नहीं आई, उस वक्त तो उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन याद आई कि मैं मिनिस्टर बनता हूँ या नहीं बनता हूँ। पहले आप डिफाइन करिए जम्मू कौन सा है, फिर जम्मू की बात करिए, फिर मैं साथ खड़ा हो जाऊँगा। जब जम्मू की आवाज़ होगी मैं साथ खड़ा हो जाऊँगा। मुझे कश्मीर की आवाज़ बनने पर मजबूर क्यों कर रहा है कोई? क्योंकि मुझे जम्मू वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे रजौरी वाले मेरे भाई को कहते हैं ये गुजर है, कश्मीरी कहता है ये डोगरा है। मेरे किश्तवाड़ के भाई को कहते हैं ये कश्मीरी है, कश्मीरी कहता है ये तो गुजर है। हम लोग कहाँ जाएं? तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, हमसे बहुत बड़े झूठ और फ्रॉड किए गए हैं। और सबसे बड़ा फ्रॉड, जितना फ्रॉड हमें कांग्रेस ने जम्मू रीजन के साथ किया, उससे बड़ा फ्रॉड भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि कांग्रेस ने हमसे सिर्फ झूठ बोला था, इन्होंने उस झूठ के बलबूते पर जम्मू रीजन का बेड़ा गर्क कर दिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, उनके मन में ये एक डर हमेशा रहता है कि अगर जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अगर जम्मू से आता है तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। मैं यही बात मैं फिर आपको फिर उसी जवाब पे लेके आता हूँ। दावेदारी, किस दावेदारी की बात कर रहे हैं? जम्मू की सीटें बढ़ाने का मतलब क्या है? कल अगर आज़ाद साहब तो जम्मू रीजन के थे चीफ मिनिस्टर, तो उनको तो कभी माना नहीं जम्मू ने कि जम्मू के रीजन के थे, क्योंकि वो तो डोडा ज़िला से ताल्लुक़ रखते थे। तो अगर कल आपकी 7 सीटें चिनाब वैली में, आप 12 कर लीजिए। जम्मू रीजन में हमने कहा आप इंडिपेंडेंट रीजन दे दीजिए। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किश्तवाड़ से जम्मू आने में प्रॉब्लम होती है, मुझे बटूत में हेडक्वार्टर बन जाए तो मेरे लिए तो आसानी है। लेकिन जम्मू से आवाज़ निकली कि ये जी फ्रॉड है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली से बयान देते हैं कि जी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रीजन के लिए। तो जब हमारी रिप्रेजेंटेशन ही हमारे खिलाफ है, जो जम्मू के सेंट्रल ऑफिस में बैठ के जम्मू रीजन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको मैं जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव कैसे मानूं? मेरे लिए जम्मू की सीटें बढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जम्मू की कौन सी सीट है?
आप त्रिकुटा नगर को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना लें, आप गांधीनगर को एक कॉन्स्टिट्यूंसी, आप तो तो जम्मू आप बढ़ाइए ना। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके पास फैक्ट्स फिगर है आप बढ़ाइए सीटें, लेकिन फिर रैशनल के हिसाब से बढ़ानी है ना। आप ये कहें कि जम्मू रीजन जो है हिंदू मेजॉरिटी है तो हम यहाँ पे 50 सीटें जो रिजर्व कर देंगे वो हिंदू डोमिनेटेड कर देंगे और 5 सीटें जो है मुस्लिम डोमिनेटेड कर देंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने ज़बरदस्ती जो किया है अभी तक आगे भी करिए। तो आपको लगता है कि जिस तरह से अब ये जो डिलिमिटेशन करवाने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हुई है, क्या वाकई में जम्मू को एक इंसाफ देने की बात है, या फिर कश्मीर की सीटों को घटाने, या फिर उनका जो एक स्टेक रहता है हमेशा से गवर्नमेंट बनाने को लेकर, उसे कहीं ना कहीं खतरे में डालने की एक बात जो है? देखिए, मैं इसके लीगल टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाऊंगा और ना ही ये जाऊंगा कि इसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा, लेकिन कश्मीर के लिए क्या होगा मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ कि जम्मू के लोगों के लिए ये उतना ही बड़ा फ्रॉड है जितना बड़ा फ्रॉड भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि उनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये उतना ही बड़ा फ्रॉड है। ये उतना ही बड़ा फ्रॉड है जो जम्मू के लोगों को ये कहा गया था कि हम यहाँ की सरकार को, हमने भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से सपोर्ट लेकर यहाँ पे सरकार इसलिए गिराई क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे काम नहीं हो रहे थे, यहाँ पे हिंदूज़ को जो है वो वॉइस नहीं थी। सीधी सीधी बात है, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए स्टैंड रखा उसके लिए उन्होंने विड्रॉ किया। वैसा ही फ्रॉड ये दोबारा कर रहे हैं। ये वैसा ही फ्रॉड है जैसा यहाँ के लोगों को ये कहा गया कि 370 हटा के यहाँ पे तामीर और तरक्की के जो है वो रास्ते खोले जाएंगे, वैसा ही फ्रॉड है। जैसा फ्रॉड यहाँ के नौजवानों के साथ किया गया कि उनको ये कहा गया कि 370 और 35 से हटने का जो सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा बेनिफिट है जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड और एजुकेटेड यूथ को साथ है, वही उतना ही बड़ा फ्रॉड जो है डिलिमिटेशन है। ये उतना ही बड़ा फ्रॉड जम्मू के आवाम के साथ है कि उनको कहा गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो जम्मू के हित में है। ऐसा ही रिजल्ट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी तब बीजेपी के साथ दोबारा, जब मुफ्ती साहब के देहांत के बाद महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर बनी तब काफ़ी पशोपेश में थी कि वो सत्ता में आए या ना आए। आखिरकार जो फैसला लिया गया वो आई, और हमने कई बार देखा कि सत्ता के लालच में कहें या क्या, बीजेपी के सुर में सुर भी उन्होंने कई बार मिलाए। जब होम मिनिस्टर वहाँ आए थे तब उन्होंने कश्मीरियों को कुछ टॉफ़ी लेने गए थे या बाहर जो कश्मीरी गोलीबारी में मारे गए थे, इस तरह से कहकर जो है उनको संबोधित किया था। लेकिन बाद में हृदय परिवर्तन हुआ या क्या हुआ, मैडम खुद उन आतंकियों के घर भी पहुंची जिनके बेटों की डेथ हुई थी, जो आतंकी मारे गए थे सुरक्षा बलों के हाथों में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि डबल स्टैंडर्ड रहा है सत्ता के लालच में। जब सत्ता में आते हैं तब कुछ और बोली रहती है कश्मीर के जो नेता होते हैं, लेकिन जब सत्ता के लगता है कि सत्ता उनके हाथों से दूर जा रही है या सत्ता से बाहर आ जाते हैं तब रुख कुछ बदल जाता है। देखिए, अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहीं पे भी अपने बेसिक इश्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ किया होता है तो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे फिर से मौजूद होती। वो सरकार गिरने का साफ साफ जो हमें वजह नज़र आती है वो यही आती है कि महबूबा मुफ्ती ने कहीं पे भी बेसिक इश्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आज जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको रिलीज़ किया गया और वाहिद एक लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा को पीएसए लगा के उनको बंद कर दिया गया है, तो ये एक साफ साफ तौर पर इंडिकेशन है कि वही लीडर आज भी वही हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती आज भी लास्ट रेजिस्टेंस जम्मू कश्मीर में है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रॉड हमारे साथ किया गया, जो इन्वेजन भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में किया, उसका लास्ट रेजिस्टेंस अगर कोई है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती है। महबूबा मुफ्ती का एक बयान जो है वो बड़ा चर्चा में आया था जब उन्होंने कहा था कि अगर 35A को कोई छेड़ेगा तो यहाँ पर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला भी जो है वो नहीं रहेगा। 35A तो छोड़िए, केंद्र सरकार ने तो धारा 370 भी अब जड़ से पूरी तरह से ख़त्म कर दी है, लेकिन हमें देखा नहीं कि कुछ उस तरह का बवाल, जिस तरह की अनुमान महबूबा मुफ्ती का कहना था कि ऐसा कुछ होगा कश्मीर घाटी में, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। परसेप्शन की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, मैं किस नज़रिए से देखता हूँ। मेरे लिए तो ये नज़रिया है कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था वो सच हो गया। देश के झंडा उठाने के लिए आज जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है। कौन उठाता था देश का झंडा? सईद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक,
या आम कश्मीरी जो किसी मिलिटेंट के मरने पर प्रोसेशन में आज़ादी के नारे लगाते हैं। यहाँ का देश का झंडा जम्मू कश्मीर में हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर, कांग्रेस का कैडर, पीडीपी का कैडर, जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कहीं रैली होती थी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा भी हाथ में होता था, वो देश का झंडा रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि वो देश के हित की आइडियोलॉजी थी। जब पीडीपी की रैली होती थी, वो पीडीपी का झंडा हाथ में नहीं होता था, वो देश के फेवर में एक क्या कहते हैं, देश का झंडा हाथ में लिया जाता था कि हम उस देश के मुल्क पे भरोसा कर रहे हैं जिस मुल्क के साथ हमने इल्हाक किया है। आप देख लीजिए अगस्त 5 के बाद कितनी पॉलिटिकल रैलीज हुई, किस पॉलिटिकल पार्टी ने हाथ बाहर निकल के देश की बात की कि हम खुश हैं इस मुल्क के साथ इल्हाक करके, हमारे पूर्वजों ने जब इल्हाक किया था उन्होंने सही किया था। आप बताइए कहाँ पे देश का झंडा हाथ में लेकर लोग अब अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्या? वो देखिए, ये प्री मैच्योर है। अभी तो खुद भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो। जब आप कह रहे हैं कि देश का झंडा उठाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तैयार नहीं है, तो उसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो उन्हें भारतीय संविधान की सौगंध जो है वो खानी है। तो अगर उस झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है तो सौगंध खाने के लिए कैसे तैयार हो? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आप बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात है, जो मैंने भी एक्सप्लेनेशन दी शायद आप उसको भी नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं कहीं पे पॉलिटिकल रैली करता था तो मैं तो वहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं करता था ना, मैं वहाँ पे आज़ादी की बात नहीं करता था, मैं JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, सईद अली शाह गिलानी की बात तो नहीं करता था। मैं कौन सी बात करता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था। मैं ये बात करता था कि मैंने मेरे मुल्क के साथ इल्हाक किया है, दिल्ली से मुझे पैसा आएगा, यहाँ से मुझे रिसोर्सेज हैं, मैं ये करूँगा, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये करूँगा, अपने लोगों के लिए एक बात करूँगा। तो मेरे पार्टी का झंडा जब मेरे हाथ में था तो मैं देश को रिप्रेजेंट करता था। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और इस मुल्क की जो मेजॉरिटी, जो फासिस्ट गवर्नमेंट है, उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि वो देश का झंडा कहीं नज़र नहीं आ रहा। आगे आने वाले हालात क्या होंगे, क्या मुल्क के हालात होंगे, किसी ने तो सोचा नहीं था कि कोरोना आएगा, आज तो कोरोना भी है, सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो आने वाले 1 साल में, आने वाले 6 महीनों में हालात क्या करवट बदलते हैं, क्या करवट लेंगे, तो उसके बारे में आज तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। वक्त इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब साफ तौर पर देखते हैं, ये थे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन करवाई जा रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के साथ ही एक छलावा है। अलग अलग नज़रिया है अलग अलग पार्टियों का, अलग अलग मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करने का। हमारी वक्त इंडिया की टीम की ये कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर के हर उस पार्टी का नज़रिया आप तक पहुंचाएं कि आखिरकार जो डीलिमिटेशन होने जा रहा है उस पर उनकी क्या राय है, क्या सोच है। क्या 2011 में के सेंसस के मुताबिक जो डीलिमिटेशन बीजेपी करवा रही है और ये बात कह रही है कि जम्मू की जनता के साथ इस डीलिमिटेशन से इंसाफ होगा, तो वाकई ये देखना होगा कि क्या डीलिमिटेशन के बाद जम्मू की जनता के साथ इंसाफ होता है या फिर ये एक और जुमला साबित होता है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।